आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। आज हम जयपुर का जो एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, अल महा रेस्टोरेंट, जो हमारे मेवात के जुनैद भाई का है, और यहाँ पर हम मेवात के कुछ साथी आए हुए हैं। भरतपुर, अलवर, उस इलाके के लोग, कुछ गुड़गांव के लोग, फरीदाबाद के लोग, जो पूरे मेवात का जो इलाका है उसको बड़ी बारीकी से, वहाँ का सियासी मुद्दा है, वहाँ का समाजी मुद्दा है, हर चीज़ पे बड़ी बारीकी से इन लोगों की नज़र है। और ये लोग अपने अपने इलाके में हर किस्म की खिदमत को अंजाम देते रहते हैं। आज इन सब से हम बात करना चाहेंगे, और ख़ास तौर से इस बातचीत का जो मुद्दा रहेगा वो भरतपुर ज़िले की जो नगर विधानसभा है, उसके जो विधानसभा चुनाव हैं, जो दिसंबर 2023 में इसी साल जो चुनाव होंगे, उसके ऊपर हम उस पर ख़ास तौर पे बात करेंगे। हमारे बीच ये जो तमाम साथी हैं, इनके साथ ही जो अरशद साहब, जो मेहराब मोटर्स के जो मालिक हैं, वो मेवात की इस नगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो बराबर अपने क्षेत्र में गाँव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ में जो दूसरे साथी हैं, मोहम्मद कासिम मेवाती साहब, वो भी समाजी तौर पे पूरे मेवात के इलाके में एक्टिव हैं। और चौधरी अकबर कासमी साहब, वो न सिर्फ जयपुर में, हरियाणा में, बल्कि दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी जो अपने तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और साथ में जुनैद भाई हैं। सबसे पहले हम जो कासिम भाई मेवाती हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि मेवात के अंदर जो इस वक्त जो सियासी और समाजी जो हालात हैं, उनको देख कर के आपको क्या महसूस हो रहा है और वहाँ क्या क्या सुधार होने चाहिए। कासिम भाई। जी जनाब, ये मेवात में पूरे ही जितना अलवर और भरतपुर का जो इलाका है, उसमें वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी सियासी नुमाइंदगी है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमको दम तोड़ती हुई दिखाई देती है। इसलिए हम सबका मन ये है कि हमारे इस समाज में जब हर तरह के लोग हैं जो इस तरह की ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं, उन तमाम साथियों को, उन ज़िम्मेदार साथियों को कौम की और इलाके की और पूरे क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे आना चाहिए। और इसका एकमात्र रास्ता सियासत है। जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि हम 2023 के विधानसभा चुनाव के बारे में बात करने के लिए खड़े हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर नगर विधानसभा क्षेत्र में जब जिस पार्टी ने हमारे कौम के आदमी को टिकट दिया है, तो हमारे लोगों ने उसका बढ़ चढ़ कर के साथ दिया है। और इतिहास रहा है कि जब भी किसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट किसी भी व्यक्ति को मिला है, वो आदमी वहाँ से चुन करके राजस्थान की विधानसभा में पहुँचा है। बहुजन समाज पार्टी या और कोई पार्टी अगर हमारा हित रखती है और हमारा मान सम्मान रखती है और हमको नुमाइंदगी का मौका देती है, तो हम पूरी ताकत के साथ भाई अरशद साहब को अगर वो पार्टी उम्मीदवार बनाती है, तो पूरी ताकत लगाएंगे। और इसलिए लगाएंगे कि इस वक्त हालात जो है मेवात के बहुत इस तरीके के हैं कि उन पर बहुत गंभीरता के साथ काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो सियासी मयार हो, वो भी हो। और तमाम जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ी कौम है मेवात, उसका हक मिले। और हम ये चाहते हैं कि हमारा लीडर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का ही लीडर न रहे, बल्कि वो तमाम पूरी कौम की रहबरी करे। और अभी तक हमने अपने अपने हलकों से विधायक चुने हैं, और अब मेरी मंशा ये है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो तमाम पूरे, चाहे वो हरियाणा की मेवात हो, चाहे राजस्थान की मेवात हो, चाहे विधायक तो वो नगर क्षेत्र से बने, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि वो ऐसी नुमाइंदगी करे कि पूरे भारत में हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारा हिसाब किताब है, तमाम की तमाम मेवात के लोगों की आवाज़ को बुलंद होकर के उठाए। आपके मेवात में जो राजस्थान और हरियाणा का है, उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी भी होती है, हर पार्टी में आपकी लीडरशिप भी है और चुनाव भी जीते हुए लोग। और जो नगर विधानसभा है, वहाँ से भी जो बीएसपी ने ही टिकट दिया था और वहाँ से विधायक जीत करके आए जो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आपके यहाँ लीडरशिप तो मजबूत है अभी भी ऑलरेडी। तो आप उसी नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ से बीएसपी के एमएलए रहे हैं जो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आप अपनी लीडरशिप को आगे के लिए कैसे मजबूत करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी लीडरशिप ये है कि ये तमाम परिस्थितियाँ यकीन की बुनियाद पर काम करती हैं, और हमें उनसे भी यकीन था कि ये हमारी बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। और उन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार, वहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप
कार्य क्या होगा, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पूरे मेवात के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ और हम ये चाहते हैं, आप सही कह रहे हैं कि लीडरशिप है, एस्टेब्लिश लीडरशिप है, लेकिन जैसे ही हमारे लोग चुन कर के जाते हैं, वो अपने-अपने स्वार्थों के प्रति चिंतित हो जाते हैं और आम जनता को भूल जाते हैं। उसके जो परिणाम है, अगर आप वहाँ सतही तौर पे जाकर देखेंगे, तो वो तमाम चीज़ें साक्षात आपको वहाँ नज़र आएँगी कि इस इलाके का कितना विकास हुआ है और कितना ये पिछड़ा हुआ है। यानी जो मेवात की जो धरातल की जो सच्चाई है, जो किसी भी किस्म की हो, जो खबरें छपती रहती हैं और जो विकास को लेकर के जो वहाँ हालात बने हुए हैं, जो धरातल पे देखते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं जो सियासी लीडरशिप है वो बड़ी हद तक जिम्मेदार है। उसी की वजह से मेवात का इलाका बदहाल है। बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। हमारे बीच चौधरी अकबर कासमी साहब, जो साजी विरासत मंच के नाम से एक बड़ा संस्थान चलाते हैं और देश प्रदेश में ये प्रोग्राम भी करते रहते हैं और एक बड़े थिंकर हैं। और अभी ये जो जंग आज़ादी के अंदर जो मुसलमानों का किरदार है, उस पर एक बेहतरीन एक किताब जो तैयार कर रहे हैं, वो जल्द ही मार्केट में आने वाली है। तो चौधरी अकबर कासमी साहब, आप मेवात के जो सियासी हालात हैं, वहाँ के समाजी हालात हैं, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं कि उसमें क्या सुधार हो सकता है? देखिए, कुरान शरीफ की एक आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तब्दीली खुदा की तरफ से बंदों पे ज़रूरी करार दी गई है। मेवात के सियासी समाजी मामलात में मौजूदा वक्त में बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है और तब्दीली तब आएगी तब अच्छी सोच के राजनीति के रहनुमा इलाके को मिलेंगे और इसके बिना इसके बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो मैं इसका पक्षधर हूँ कि हमारे मेवात का इलाका, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत इलाका रहा है और जिसकी तारीख़ भारत के दूसरे समाजों के मुकाबले में एक बहुत ही आला किस्म की तारीख़ है और बेशुमार कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए मेवों की रही हैं और इलाका मेवात एक बहुत ही अमन पसंद और सब समाजों से मोहब्बत करने वाला, सबके साथ दोस्ती करने वाला इलाका है। मौजूदा सूरत हाल में कई किस्म की बदनामियों से उसका दामन वाबस्ता हो चुका है। तो इस बदनामी के दामन से और नई नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मजबूत मुस्तकबल के लिए समाजी लीडरशिप और राजनीतिक लीडरशिप को मैं फ़र्ज़ के दर्जे में ज़रूरी करार देता हूँ। नहीं, जो मेवात के हालात हैं, क्योंकि मेवात को मैंने भी बड़ी बारीकी से देखा है, बिना बात मेवात के इलाके को लोग बदनाम करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग पार्टियों के नेता भी हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द जो ख़राब करने वाली तंजीमें भी हैं और ये लोग मेवात को अलग अलग अंदाज में टारगेट बनाते हैं और उसकी खबरें भी छपती रहती हैं। यानी एक तरह से मैं खुले अल्फाज में कहूँ कि मेवात को एक तरह का गो तस्करी का, क्राइम का एक बड़ा एक इलाका और अड्डा लोग करके संबोधित करते रहते हैं। ये मेवात में जो हालात बने हैं, मेवात की जो बदनामी हुई है और बदनामी हो रही है, उसके लिए आप जो मेवात के इलाके के जो सियासतदान हैं, उनको और समाजी जो रहनुमा, उनको किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं? वो कहते हैं, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है। ज़िम्मेदार हम लोग हैं, सब हैं, सियासी समाजी रहनुमा और मजहबी रहनुमा भी। हम सब इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे हाथ में जो विरासत दी थी वो बहुत मज़बूत थी। उस विरासत को तरह तरह से ज़लील और रुसवा किया गया, बदनाम किया गया और एक बहुत से लोग हैं, अनासिर हैं ऐसे, जो इलाक़े मेवात को बहुत ज़्यादा बदनाम करने पे लगे हुए हैं और उनकी कई वजूहात हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं। क्योंकि आप अगर वाइट कॉलर हैं तो थोड़ा सा दाग धब्बा भी नज़र आएगा, तो उनकी मंशा हैं। लेकिन आपका जो ये सवाल है, ये इसलिए ज़्यादा सही है कि बदनाम करने वाले अगर हमें बदनाम करते हैं तो हमने उनके लिए क्या मतलब एक रणनीति तैयार की, तो उसमें हम कमज़ोर पड़े हैं। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से आगे मेवात के राजनीतिक और सामाजिक लोग जो हैं और मजहबी लोगों में भी अच्छी सोच के लोग सामने आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस बदनामी को ख़त्म करेंगे और हमारे जो रोशन तारीख़ है
उस रोशन तारीख पे वापस आएंगे इंशाल्लाह। यानी जो मेवात के इलाके को जो बदनाम करने वालों ने जो रणनीति बनाई और मेवात को बदनाम किया, उन लोगों की उस रणनीति के खिलाफ मेवात के सियासतदान, मेवात के समाजी और मजहबी रहनुमा हैं, वो वैसी रणनीति, मजबूत रणनीति बनाने में नाकाम हुए। हाँ, नाकाम रहे हम। और आप लोगों को ये बताता चलूं कि अगर जो मुल्क को आज़ाद कराने में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आज जो लोग मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं, जो तंजीमें आज राष्ट्रभक्ति का और देशद्रोही का जो सर्टिफिकेट बांटती हैं, अगर जंग आज़ादी के दौरान मुल्क को आज़ाद कराने में जो गर्दनें अगर गिनी जाएं कि किसकी ज़्यादा कटी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर मेवात का इलाका आए, मेव बिरादरी आए, जिनकी गर्दनें आज से नहीं सदियों से मुल्क के लिए कट रही हैं, उनको फांसियां लग रही हैं, हजारों हजार मेवों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन इन सब के बावजूद मेवात की उस तारीख को एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत हटाया जा रहा है, धोया जा रहा है और मेवात को बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है, जो सबको मालूम है। लेकिन अगर मेव हिस्ट्री को पढ़ा जाए कि दिल्ली की चौखट से लेकर राजस्थान तक मेवों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो सबके सामने हैं। लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश हो रही है। हमारे बीच जुनैद भाई जो इस अलमहा रेस्टोरेंट के मालिक हैं। जुनैद भाई, आप युवा भी हैं और मेवात में क्या तब्दीली देखना चाहते हैं आप? फारूक भाई, एज ए लीडर हम लोग यंग हैं। मतलब मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि मेवात की हिस्ट्री में मुझे पर्सनली किसी भी लीडर ने इम्प्रेस नहीं किया और कि कैसा लीडर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ये अरशद भाई हैं, इनके साथ में मेरी काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी कि हम लोग मेवात में क्या कर सकते हैं। एक होता ना कि परसेप्शन की यार लीडर क्या होना चाहिए, जो एक यूथ के माइंड में होता है। तो अरशद साहब से बात करके सच में ये जाना कि ये वहाँ मेवात की लीडरशिप के लिए एक चेहरा हो सकते हैं और हम सब लोग इस बात पे एग्री किए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अरशद भाई के साथ जुड़। मतलब आपने मेवात के जितने भी नेता से मिले हो आज तक, अलग अलग पार्टी से, किसी से कोई मुतासिर नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए? पहली बार इनसे, अरशद साहब से आप प्रभावित हुए हो? जी जी जी, बिल्कुल। अरशद साहब, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हो मेवात में, क्योंकि आप मेवात के इलाके के हो। जयपुर में आप अपना कारोबार करते हो, बराबर अपने क्षेत्र में जाते रहते हो लोगों के बीच में सुख दुख में। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं नगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से, अभी आपकी जो किस स्टेज में तैयारी पहुंच गई और क्या क्या तैयारियां इसके अंदर आपको करनी है? अभी हमारी तैयारियां जो नगर विधानसभा में जो चल रही हैं, ऐसे तो 2008 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, वहाँ से लोगों का अच्छा प्यार मिला। उसके बाद रेगुलर हमारा आना जाना, लोगों के शादी ब्याहों में, प्रोग्रामों में, किसी के कोई सुख दुख में, हॉस्पिटल जयपुर लोग आते हैं, किसी कोर्ट के काम से आते हैं, तो हम मेवात के लोगों से बराबर संपर्क में रहते हैं। और जो हमारा कारोबार है, वो कारोबार भी हमारा ऐसा है कि मेवात के लोग हमारे पास कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग हमारे कारोबार से जुड़े हुए हैं, मेवात के लोग। तो मेवात तो हमारे लिए एक ऐसा है कि जयपुर में हम रहते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन हमारा उनसे मेल मुलाकात, उनसे अटैचमेंट बराबर रेगुलर है, बच्चे बच्चे से मेवात के। नगर विधानसभा में हमारी किसी कारणवश 2008 में लड़ा, तो 2013 में हमारी तैयारी थी। उस बीच में कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ रहा कि हमारा को जो जिस पार्टी का हम टिकट मांग रहे थे, वो टिकट हमें नहीं मिल के दूसरे समाज को दे दिया गया। फिर हमारे भाई दूसरे एक वहाँ से तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारियाँ एक टिकट से दूसरे थी, तो लोगों को लगा कि भाई ये थोड़ा मजबूत रहेगा। तो पूरे बिरादरी ने एक इकट्ठे होकर एक समाज की पंचायत हुई, तो उन्होंने हमको ये रखा कि इस बार आप हमारे कहने से इनको मौका दे दो, इस बार आप चुनाव मत लड़ो 13 में। तो हमने समाज के बीच में सब यही कहा उस टाइम कि मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, नेता बनना नहीं है। मैं 2008 में भी जो आया था, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं मेरी पहचान के लिए आया हूँ, चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, बड़ा आदमी बनने के लिए आया हूँ, ये नहीं है मेरा मकसद। मेरा मकसद है कि समाज के लिए कुछ मैं करूँ यहाँ पे आके, समाज के लोगों के लिए, मेवात के लिए। मैं अल्लाह ताला ने हमको इस लायक बनाया है कि आज
जितना हम दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हम समाज के लिए, इलाके के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरा मकसद वो है, मेरा मकसद खराबी करना नहीं है। आप लोग चाहते हो कि हमारा भाई दूसरा मजबूत लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये सीट निकाल सकते हैं, मैं बिल्कुल समाज के साथ हूँ। और मैंने समाज के कहने पर 2013 में चुनाव फार्म भर दिया था, वापस ले लिया। फिर वो दूसरे भाई को चुनाव मजबूती से मेवकॉम ने लड़ाया, वहाँ पे वोट भी दिए, लेकिन वो सफलता नहीं मिली, वो अलग कारण था। फिर 2018 का इलेक्शन आया, उसमें भी हम तैयारी में थे इलेक्शन की। कुछ हमारा कारोबारी की वजह से थोड़ा व्यस्त रहे, तो हम थोड़ा टाइम उस टाइम कम दे पाए, तो टिकट वो हमारे उसी भाई को मिल के उनको कामयाबी मिल गई। तो अच्छी बात है कि हमारा एक भाई बना कौम का, लेकिन जो लोगों को वहाँ पे उम्मीदें थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो अब हमारी पूरी तरह से तैयारी है, वहाँ रेगुलर हम लोगों के जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों का। जिस पार्टी से हम बसपा से टिकट मांग रहे हैं, अभी हमारा प्रयास है, उनको हमने सारी चीज़ें बताई है। पार्टी भी समझ रही है कि बिल्कुल आप मजबूत हो समाज में, हर तरीके से आप सीट निकाल सकते हो। तो पार्टी भी इस चीज़ पे विचार कर रही है। हमारा रेगुलर लोगों से मिलना जुलना, किसी के कोई काम आता है, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे थाने का हो, जो भी जैसा किसी की मदद होती है वो हम रेगुलर कर रहे हैं। दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। जो भी हमसे जितना बन पा रहा है, चाहे वो रोज़गार का हो, किसी की कोई रोज़गारी में मदद हो या और सामाजिक मदद हो, हम रेगुलर लोगों से टच में हैं और कर रहे हैं। नहीं, आपने जो कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान में नगर से जो विधायक हैं, वो लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे इस शासन के दौरान, जबकि वो इस शासन का एक तरह से पार्ट बन गए थे अपनी पार्टी छोड़ करके। जी, बिल्कुल। लोगों का जो आम लोगों का वहाँ पे कहना है, नज़रिया है, हम भी गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका कहना यही है कि जिस तरह से हमने उनको आगे लाए, वोट दिया, उतना उन्होंने वहाँ हमारी जो उम्मीदें थी, भई इलाके के लिए, कौम के लिए जो वहाँ विकास होगा, लोगों का रोज़गार आएँगे, एजुकेशन आएगी, खेल-कूद के लिए बच्चों को प्रोत्साहन, खेल का मैदान आएगा, जो ये सब चीज़ के हिस्से हैं हमारे विकास के, वो चीज़ें नहीं हो पाई। मेन हमारा जो वहाँ पे मेवकॉम जो पिछड़ रही है, उसमें मेन सबसे बड़ा कारण तो एजुकेशन तो है ही है। भाई वो एजुकेशन भी, हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है एजुकेशन पे। उनके लिए ऐसा कोई वहाँ साधन नहीं है कि उनको आसानी से वहाँ रह के, दूर नहीं जाके, कि गाँव के नज़दीक ही रह के एजुकेशन हासिल कर ली जाए। इससे बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है हमारे कौम का, पूरे मेवात का, वो है दहेज। दहेज का वहाँ पे इतना बड़ा जो कारण है, हमारे मेवात जो क्षेत्र जो पिछड़ रहा है, चाहे वो अपना नौकरी कर रहा है, कारोबार कर रहा है, खेती से पैसा आ रहा है, जितना जोड़ता है वो सब उस बेटी के शादी में देना चाहिए। दहेज ये नहीं कह रहे कि बेटी को मत दो, लेकिन जिसकी हैसियत है वो भी, और जिसकी हैसियत नहीं है वो भी। एक नाक के, झूठी नाक के लिए ये दहेज प्रथा जो है हमारे मेवात को, ये खोखला कर रही है। नहीं, अरशद साहब, मैं आपको पिछले 17 साल से जानता हूं। आप सियासतदान कम और सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, और बराबर अपने लोगों के बीच में संपर्क रखते हैं। और दहेज को लेकर के पिछले दिनों भी आपने एक बात कही थी कि एक ऐसा मूवमेंट चलना चाहिए कि मेवात के अंदर जो दहेज का जो एक बड़ी एक समस्या बनी है, इस समस्या को घटाया जाए। तो आप जो दहेज के लिए जो ये तमाम तरह पॉलिटिशियन, सामाजिक कार्यकर्ता, मजहबी रहनुमा हैं, इनसे हमारे इस चैनल के जरिए क्या आप अपील करना चाहेंगे कि ये दहेज की जो बड़ी समस्या है मेवात में ख़त्म हो, और जो लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं दहेज की वजह से, वो बचें? देखो, दहेज के लिए फारूक भाई, हमने एक मुहिम भी चलाई थी 2006 में। मेवात के अंदर हम एक लेके गए कि सामूहिक शादियां का प्रोग्राम। तो जब हम गांव-गांव घूमे, उसमें हमने, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक एरिया, उसमें अलवर ज़िला भी लिया, भरतपुर ज़िला भी लिया। लोगों को समझाया कि भाई ये सामूहिक शादियां जो होती हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। आप अपना नाम लिखा दो, जिसके रिश्ते लायक बेटी है, बेटा है, आप रिश्ता तय कर दो, और हम सारी जिम्मेदारी लेंगे और जर्ज का सामान भी देंगे उनको, जो भी हमसे बन पाएगा कमेटी की तरफ से। तो लोगों ने, जो उतना जानते नहीं थे, सामूहिक शादियों के बारे में सुना ही नहीं हमारे मेवात इलाके में पहले, तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो पता नहीं धंधा बना रहे हैं, कुछ आप लोगों को ठग ले जाएंगे। कैसे तैसे हमारे कुछ साथी थे, कासिम भाई भी थे,
और लोग भी साथी थे। मौलाना जमालुद्दीन साहब भी थे उस टाइम, अलवर के जो मुफ्ती साहब थे, वो काफ़ी बुजुर्ग थे और उनकी काफ़ी सपोर्ट भी रही। मौलाना वो भी थे अपने मीर खेड़ा वाले भी। तो इन लोगों के बुजुर्गों की दुआ से हमको उस टाइम 6 जोड़े तैयार हुए शादी के लिए। 6 जोड़ों में से किसी ने एक जोड़ा तो रास्ते में से ही चला गया कि नहीं ऐसा नहीं होता, तुमको बेवकूफ़ बना रहे, मत जाओ। अलवर में हमने प्रोग्राम रखा था। तो माशाल्लाह जब वो प्रोग्राम वो लोग आ गए, 5 जोड़े वहाँ आ गए। काफ़ी लोग वहाँ मौजूदा जो समाज के लोग थे, काफ़ी सामाजिक हमारे जुम्मेदार जो लोग थे, मौलाना जुम्मेदार लोग, काफ़ी वहाँ गैदरिंग, काफ़ी पब्लिक आ गई थी। और मीडिया का इतना मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों की मीडिया को। उस प्रोग्राम को मीडिया ने इतना हाईलाइट किया, मेन फ्रंट पे अखबारों में और टीवी पे इतना हाईलाइट उस प्रोग्राम को किया कि पता नहीं मेवात में एक नया आगाज़ हुआ है। उस तरह से उस खबर को बहुत अच्छा लोगों में मैसेज किया, लोगों में जागरूकता भी आई। उसके बाद कुछ हमारे और साथियों ने भी वो प्रोग्राम चालू रखे। फिर हमने दूसरा प्रोग्राम रखा 2008 में सीकरी में। उसमें हमने कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं किया, सिर्फ तारीख तय कर दी कि भाई इतने तारीख को हमारा यहाँ पे ये प्रोग्राम है सामूहिक शादियों का, जिस भाई को रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा दो और इस तरह से ये प्रोग्राम होगा। 15 दिन के अंदर 25 जोड़े हमारे पास ऐसे आ गए कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ा। और वो प्रोग्राम माशाल्लाह हमारा इतना शानदार रहा वहाँ पे समाज के बीच में। मौलाना अरशद मदनी साहब उसमें निकाह पढ़ाना आए थे, मौलाना कासिम साहब थे वहाँ मीर खेड़ा वाले, वो उसमें मौजूद थे। तो लोगों में अच्छा मैसेज गया। कुछ लोगों ने इसको चालू भी रखा, रामगढ़ में होता है, लक्ष्मणगढ़ में होता है। तो मैं तो अभी यही कहना चाहूँगा, हमारे सभी साथी भी हैं और जो समाज के जिम्मेदार हैं, कि किसी भी तरह ये दहेज प्रथा जो है हमारी, अपनी बेटी को, ठीक है मेरे पास है 2 बेटी को, कोई उसमें बुराई नहीं है, देना चाहिए वो, लेकिन इस रूप में दो कि उसके काम आए। वो अभी जो हो रहा है वो दिखावा हो रहा है। बेटा वाला खर्चा कर रहा है, इतना ही बेटी वाला खर्चा कर रहा है। वो काम किसी के नहीं आ रहा, ना बेटी के काम आ रहा है ना बेटे वाले काम आ रहा है, वो फिजूल खर्ची जा रहा है। तो कुछ हमारे जो जुम्मेदार साथी हैं, सामाजिक हैं, उनको आगे आना पड़ेगा इस चीज़ में। वो आगे आए इसमें। सामूहिक जो शादी सम्मेलन है इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको बढ़ावा दिया जाए। जिनके भी बच्चे शादी के लायक हैं, भाई देना तो एक मजबूरी है, वो तो मैं नहीं कहूँगा कि मत दो। वो तो जब कोई रिश्ता लेगा ही नहीं, वो देना ही पड़ेगा बेटी वाले को। तो लेकिन जिनके बेटे हैं उनको इस पहल में आना चाहिए कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे। और मैं इस चीज़ की शुरुआत कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने छोटे भाई की शादी करी, उसमें हमने दहेज नहीं लिया, जिसके गवाह हैं सारे समाज के लोग। उसके बाद मैंने मेरे बेटे की शादी कर ली, उसमें हमने दहेज नहीं लिया। उसकी मैं शुरुआत मैं कर चुका हूँ मेरे खुद से। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जिम्मेदार लोग जो हैं वो इसमें पहल आएँ, और हमारे युवा साथी भी वो खुद ये ठान ले कि हम नहीं लेंगे दहेज। हमारे युवा साथी जो लड़के तैयार हो रहे हैं, जो शादी लायक हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल विरोध कर दें इस चीज़ का कि हमको तो सिर्फ काबिल परिवार चाहिए, काबिल लड़की चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। तो इससे मैं मेरे ख्याल से इस चीज़ पर धीरे धीरे, मान लो हम ये चीज़ मुहिम चलाएंगे तो इंशाल्लाह इस पर रोक लगेगी। अच्छा अरशद साहब, जो मेवात के इलाके में हर छोटे मोटे क्राइम के ऊपर जो पकड़ा दकड़ी होती है, 2 की बजाय 4, 4 की बजाय 6 को फंसाया जाता है, ये ट्रेंड जो राजस्थान के जो भरतपुर अलवर के इलाके में, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये बदस्तूर चलता आ रहा है इस सिलसिला। तो इसके लिए जो आपकी राजस्थान की जो सरकार है उसमें 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के ही हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो वहाँ की बातें सुनते हैं, वहाँ की खबरें पढ़ते हैं, कि क्राइम के मामले में जो पकड़ दकड़ होती है उसमें हर किसी को फंसाना आज भी बदस्तूर जारी है। तो इसके लिए आप क्या लोकल जो सियासतदान हैं, सरकार है, इनको कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखो फारूक भाई, हमारा जितना वहाँ पे जो ये हवा बना रखा है, इतना बड़ा क्राइम नहीं है। और क्राइम जो हमारे नेता हैं और जो सरकार है, ये हमको क्राइम हम जो नहीं है उसको भी मुलजिम बना रही है। मुलजिम तो ये बना रहे हैं ये लोगों को हमको, क्योंकि भाई जहाँ कम्युनिटी ज़्यादा होगी उसका क्राइम तो हर जगह है। भाई किसी भी ज़िले में देख लो आप, राजस्थान में क्राइम कहाँ नहीं है। जहाँ जो कम्युनिटी ज़्यादा है तो उसका नाम आएगा। अब हमारा काम, एक आदमी बंदा कोई गलत काम कर रहा है, वो बंदा
ठीक है, कर दिया उसने गलत काम, लेकिन उसके साथ में 5 बंदों को उठा लाए, बंद कर दिया। अब वो जेल में आके वहाँ से क्या लेके जाएगा? वो जो बिल्कुल शरीफ था, पढ़ रहा था, ऐसे भी लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12वीं का छात्र है, बीए का छात्र है, उनको नाजायज लिया है उठा के। अब उनको मुलजिमों के साथ आपने रख दिया महीने भर, 6 महीने भर, तो वो तो मुलजिम बन गए ऑटोमेटिक। अच्छा, आप जो मेवात की जो हिस्ट्री है, मेवात की जो विरासत है, एक बड़ी रिच विरासत और हिस्ट्री है मेवात की। आप अपने इस स्ट्रगल में, अपना जो सियासी पीरियड है, इसके अंदर मेवात की उस हिस्ट्री और विरासत को कैसे बचाने की कोशिश करेंगे? खासतौर से मेव कौम से आप क्या अपील करेंगे कि वो जो हिस्ट्री है मेवात की, वहाँ की विरासत है, वो बचे? मेवात की जो हिस्ट्री है, जो विरासत है, वो एक ज़मींदार कौम रही है मेवात। जो खेती बाड़ी का जो काम रहा है मेवात का, वो सबसे ज़्यादा रहा है लोगों में। तो धीरे धीरे ज़मीनें तो कम हुई हैं, परिवार बड़े हैं, तो लोग बाहर भी निकले हैं। तो खेती को तो जो है उसको तो हमको ज़िंदा रखना ही है, जितनी जो भी बची है उसको अच्छे से लोगों में कैसे डेवलपमेंट किया जाए, खेती को नए तरीके से किया जाए, पानी का साधन कहाँ से लाए जाएँ, जो पानी नहीं रहे हैं अभी, वो पानी के साधन जुटाए जाएँ उसमें, चाहे वो नहर के द्वारा आएँ, चाहे और किसी स्कीम से पानी आए वहाँ पे इलाके में। तो सबसा हमारा जो मेन, हमारे रोज़गार मान लो, हमारा मेन विरासत मान लो, वो खेती ज़मींदारी का काम है। उसके बाद अब इतना परिवार बढ़ रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा उससे भी उतना काम चलेगा नहीं भाई, खेत के ऊपर डिपेंड रह जाए आदमी। तो पढ़े लिख के हमारे जो नए लड़के आ रहे हैं, उनको नए रोज़गार के साधन बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, कुछ ऐसे साधन लाएंगे कि जो हमारे गांव में भी रह के, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो कुछ भाई हैं, जो घर पे भी रह के अपना कुछ काम कर सकें। कुछ ऐसे लघु उद्योग, कुछ ऐसा माल तैयार करा के उनसे लेके बाहर भेज दिया जाए। रोज़गार को बढ़ाया जाए और जो ज़मीनें बची हुई हैं उन ज़मीनों को बचाया जाए, और मेवात की हिस्ट्री है, विरासत है, उसको वापस मजबूती से ज़िंदा किया जाए। हमारे साथ में एक और साथी मेवात के हैं। भाई, आप बताइए वहाँ के बारे में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा यही कहना है कि मैं तो ये कहूँगा, जिस तरह से राजधानी से 70 किलोमीटर दूर और आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा जो मेवात इलाका है, वो जिस तरह से इग्नोर जिसको किया गया है, जिस तरह से पिछड़ता रहा है, उसी का हिस्सा एक नगर विधानसभा रही है। और नगर विधानसभा ने भी लगातार जो है पिछले 70-75 सालों से इस संघर्ष को झेला है, जहाँ पे जो है स्वास्थ्य और जो शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली के जो क्षेत्र में अगर बात करें, लगातार जो है नगर विधानसभा की हालत है जो खस्ता होती रही है। नगर विधानसभा की जो भोली भाली जनता है, हर 5 साल बाद उन्होंने एक उम्मीद के साथ एक नए चेहरे को अपने कंधों पे बिठा करके जयपुर विधानसभा भेजा है कि शायद वो जा करके हमारी बात को वहाँ अच्छे से प्रेजेंट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार 70 साल ये सब देखने के बावजूद भी नगर के जो भोले भाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ का शिकार हुए हैं। जो नगर का जो युवा है, उसको बजाय एक सही दिशा निर्देश मिलने के, उसको भटकाने का काम जो सियासत ने किया है और जो परेशानी उनको खड़ी हुई है, वो आज बदस्तूर मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए नगर के लोगों ने एक मन बनाया है कि हमें एक ऐसे चेहरे की तलाश है, जो चेहरा जो है जयपुर विधानसभा में जाकर के जो युवा यहाँ का भटक रहा है, जो शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क और जो इस क्षेत्र में यहाँ का जो पिछड़ा इलाका जो पिछड़ता जा रहा है, उन सब चीज़ों को अचानक से एक सही लेवल में जो बंदा लेके आ सके, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अरशद जी एक ऐसा नाम लोगों की ज़ुबान पे घूम रहा है। हमने नगर विधानसभा का जो अवलोकन किया है कि अरशद जी एक ऐसा चेहरा है जो पिछले 15 साल से नगर विधानसभा के लोगों के सुख दुख का हिस्सा रहे हैं। हर जो है चीज़ में, सामूहिक विवाह की बात हो, किसी आदमी के गरीबी की बात हो, मदद की बात हो, या फिर आपराधिक मुकदमे पुलिस जो नाजायज़ करती है, उन चीज़ों के बारे में अरशद जी का जो लड़ने का जो मामला रहा हो, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए नगर विधानसभा के युवाओं ने पूरी तरह से ये मन बनाया है कि हम जो है अरशद जी को यहाँ से चुनाव लड़ा करके और विधानसभा निश्चित तौर पे जो है भेजने का काम करेंगे। और अरशद जी ने भी ये लोगों को जो है आश्वासन दिया है, लगातार इस आश्वासन के साथ वो नगर विधानसभा में जो चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, कूदे हुए हैं कि मैं वहाँ से जो है जीत करके और जयपुर विधानसभा में आकर के जो नगर विधानसभा का युवा जो भटका हुआ है,
उनके लिए रोज़गार, उनके लिए फैक्ट्रियों का बंदोबस्त, उनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त और उनको सही रास्ते पर ला करके और इस नक्शे को हम जो है उस छवि को जो ख़राब लोगों ने कर रखी है नगर विधानसभा और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की कि मेवात और मेवात का युवा जो है वो क्रिमिनल है, वो अपराधी है, उस छवि और उस नक्शे को मिटाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ अरशद जी चुनाव मैदान में है और हम अरशद जी का स्वागत करते हैं इस मुहिम में। अरशद जी को बढ़ चढ़ करके जो है चुनाव प्रचार करके अरशद जी को विधानसभा भेजने का काम नगर की जनता करेगी। मेवात के इलाके को जो बदनाम किया गया है उसके लिए बड़े पैमाने पर अगर ईमानदारी से एनालिसिस किया जाए तो उसके लिए वहाँ के सियासतदान जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जिन्होंने मेवात के हिस्ट्री को, मेवात की विरासत को, मेवात के सामाजिक ताने बाने को दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तहस नहस कर दिया। और उसी विरासत और हिस्ट्री और एक अच्छी सियासत देने के लिए ये मेवात के तमाम जो साथी हैं, ये सियासत नहीं, सामाजिक जागरूकता के जरिए समाज के भले के लिए एक नई सोच लेकर के आए हैं और नगर विधानसभा से इन्होंने मजबूती से दावेदारी की है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।